अफेयर्स फॉर यूपीएससी बाय जकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है ओजोन छिद्र एवं उसके सफल समाधान। इसमें हम देखेंगे कि ओजोन छिद्र किस प्रकार से पहली बार डिटेक्ट किया गया था, ओजोन परत होता क्या है, ओजोन क्षरण के कारण क्या थे और किस प्रकार इस छिद्र और इसको बंद करने में, इसको रोकने में मानवता ने मदद की और फाइनली हमने इसका समाधान खोज लिया। और खास करके जो मानव गतिविधियों से ये ओजोन खोल हुआ था ये पूरी तरह से बंद हो गया है और फाइनली अब हमें ये जरूरत है कि इसको किस तरह से बनाया जाए। तो चलिए इन सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैं आपको जो बताऊंगा ये अन्यत्र आपको इतनी विस्तार पूर्वक नहीं मिलेगा। क्योंकि तो चलिए, और इस प्रकार के मैं 45 वीडियो दूंगा और जो छात्र इस वर्ष यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और प्रारंभिक परीक्षा के लिए सीरियस है, गंभीर है, तो वो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं, जो आज का टॉपिक है, हमारा विषय है वो है ओजोन छिद्र एवं उसके सफल समाधान। तो हम देखते हैं कि ओजोन छिद्र लगभग आज से 40 साल पहले की बात है, 80 के दशक की बात है कि मानव गतिविधियों से ओजोन परत कम हो रही थी और अंटार्कटिका के ऊपर एक छेद बन गया था, एक ओजोन होल बन गया था। जो ओजोन होल आपको 80 से लेकर 90 के दशक में ये सब काफी चर्चा में था। तो ये काफी इसमें जो नई चीजें आती है, नई जानकारी आती है, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो इन खोजों ने जीवन भर की पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया को, अब ये जो हुआ तो पूरी दुनिया एक साथ आ गई इससे निपटने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये था क्या समस्या। तो फाइनली हम देखते हैं कि 1980 के दशक में ओजोन के छिद्र की खोज के बाद इस समस्या के समाधान में एक लंबा वक्त लगा है। अब 40 से लेकर 2020 हो गया और फाइनली जो डेटा आया था 2019 और 20 में, अमेरिका का जो ओजोन पे जो सैटेलाइट है जो डेटा लेते रहते हैं, उससे पता चला कि अब ओजोन छिद्र समाप्त हो चुका है। लेकिन ये अभी भी जरूरी है कि हम कोई भी अगर अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी करते हैं पर्यावरण पे, अगर हम हमारी नीयत अच्छी हो, अगर हम उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करें तो हम सफल जरूर होंगे। तो इससे अगर है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज इस पे जो भी संधियां हो रही है उसको सीरियसली यानी गंभीर पूर्वक अगर उस पर कार्य किया जाए तो हम इसका सफल समाधान ढूंढ सकते हैं। तो यह पर्यावरणीय इतिहास में सबसे सफलतम अध्ययनों में से एक है, यानी ओजोन होल का बंद हो जाना। तो लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है और वायुमंडल में जो ओजोन है उसकी सुरक्षा को निश्चित करने के लिए नीति निर्माता जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री से लेके जो भी है, जो नीतियां बनाते हैं, मुख्यमंत्री जो भी होते हैं हमारे स्टेट से लेके ग्लोबल लेवल पे, उनको और साइंटिस्ट के बीच भी अभी भी प्रयास जारी है कि किस तरह उन नीति निर्माताओं को ये बताया जाए कि ये ओजोन परत को कैसे बनाया जाए, किस तरह से हमारे पर्यावरण को हानि से पर्यावरण को रोका जाए। आप जानते हैं कि जो भी नीति निर्माता होते हैं वो अपनी मर्जी थोप देते हैं, इन्वायरमेंट क्लियर में जो भी होता है या क्लियरेंस जो पास करना होता है सिग्नेचर, लेकिन हमें अगर पर्यावरण को बचाना है तो नीति निर्माता और वैज्ञानिकों को एक साथ एक मेज पे आके। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ओजोन है, सारी बात ओजोन है। तो बेसिकली ओजोन अगर आप देखें तो ये हम लोग जानते हैं ये क्या है, ऑक्सीजन है O2, तो इसी के 3 मॉलिक्यूल होते हैं, इसको O3 बोला जाता है, यानी ये 3 मॉलिक्यूल, तो यही ओजोन होता है और इसी को ओजोन कहते हैं। तो अब ओजोन जो होता है वो देखिए, ओजोन या इसको ट्राई ऑक्सीजन यानी 3 ऑक्सीजन का अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैस है, ये हाईली रिएक्टिव है और ये 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से, जैसा कि मैंने दिखाया आपको, तो
ओजोन जो है वो पृथ्वी के सतह के पास भी पाया जाता है और कुछ अधिकांश ओजोन जो है वो समताप मंडल में पृथ्वी के पास भी पाया जाने वाला ओजोन होता है, वो आपको प्रदूषक होता है, वो मानव के लिए हानिकारक होता है। लेकिन जो ऊपर पाया जाता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। तो अगर हम देखें तो धरातलीय ओजोन जो हमारे वायुमंडल में, वो एक जहरीला गैस है और जब हम सांस लेते हैं उसमें वो ओजोन चला जाता है, ये हमारे फेफड़े को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसीलिए अगर ओजोन की मात्रा बढ़ती है धरातल पे, ये प्रदूषक के रूप में होता है, मानव सेहत के लिए हानिकारक होता है। लेकिन यही ओजोन जब ओजोन परत के ऊपर होता है वो हमारे अल्ट्रावायलेट रेज को, तो ओजोन परत के बारे में भी हम लोग जान लें। तो ओजोन परत आखिर है क्या? तो ओजोन परत समताप मंडल में स्थित होता है और ये ओजोन अणु यानी कि O3 मॉलिक्यूल्स जो होता है उसमें यूवी किरण इसमें अवशोषित हो जाता है, यानी ओजोन लेयर में यूवी किरण को अवशोषित कर देते हैं, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए सनस्क्रीन का काम करता है। जिस तरह से सनस्क्रीन का हम लोग यूज करते हैं उसी तरह ये पृथ्वी पर जो लाइफ है उसको बचाने के लिए सनस्क्रीन का काम करता है। तो ये आपका ओजोन परत है, ये आपको समताप मंडल में होता है। अब देखते हैं कि ये जो ओजोन परत है हमारा, ये समताप मंडल में कितनी ऊंचाई पे पाया जाता है, ये अल्ट्रावायलेट के कौन से किस्म को रोकते हैं। अभी तक आपने जाना है कि अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है, लेकिन अल्ट्रावायलेट रेज के भी 3 किस्में हैं। तो इस सब के बारे में भी हम लोग अब जानेंगे और ये जानकारी सिर्फ आप अपने तक सीमित न रखें, अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि ये इनिशिएटिव हमारा फ्री है। और अगर आप 500 सब्सक्राइबर के अंतर तक आते हैं तो आपको फ्री में मैथ क्लास आपको बताया जाएगा। उसके अतिरिक्त भी अगर आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो हम जूम क्लास जरूर शुरू करेंगे और ये 45 वीडियो जब हमारा समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद हम शॉर्ट वीडियो सीरीज चलाएंगे जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिफिकेशन होगा, यानी कि जो आपकी अवधारणा है कि ओजोन होल क्या होता है, ओजोन परत क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इस तरह का जो मेन जो आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेशन किसको कहते हैं, ये सारे जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं वो आपको मिलेगा, जिसमें सारा आपका जो फंडा है वो काफी क्लियर हो जाएगा और विथ एनिमेशन के साथ आपको मिलेगा। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं ओजोन परत कहाँ है और कहाँ पाया जाता है। तो ये देखिए ये हमारा ओजोन लेयर है, ये कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। कितनी किलोमीटर दूर पे? तो ये 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पे होता है, यानी हमारा सरफेस से ये जो होता है एरिया 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पे पाया जाता है। अब ये ओजोन परत क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रेज को सोखता है। कौन से अल्ट्रावायलेट रेज को सोखता है? तो अल्ट्रावायलेट की 3 किस्में होती है, UVA, UVB, UVC, यानी अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और एक होता है आपको अल्ट्रावायलेट सी। तो हम देखेंगे कि तीनों में क्या फर्क है। तो अल्ट्रावायलेट ए जो होता है इसको ओजोन परत नहीं रोकता। ये क्या होता है? इसका वेवलेंथ काफी लंबा वेवलेंथ होता है और जब आप हमारे ज्योग्राफी क्लास में आएंगे, जो हमारे छात्र होंगे वो समझते होंगे, मैंने उनको पढ़ाया था वेवलेंथ के बारे में। तो जिसका वेवलेंथ लंबा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसकी एनर्जी कम। जिसका वेवलेंथ शॉर्ट होगा, छोटा होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और उसमें एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसका क्या था? लॉन्ग वेवलेंथ है, तो ए था, ये ए है आपका, इसका लॉन्ग वेवलेंथ है। तो जब लॉन्ग वेवलेंथ है इसमें एनर्जी कम है, तो ये लगभग पूरे का पूरे आपके धरती पे आ जाता है अल्ट्रावायलेट। लेकिन ये बहुत कम नुकसान पहुंचाता है लोगों को, इवन कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसीलिए इसको सॉफ्ट अल्ट्रावायलेट रेज कहा जाता है। तो कभी कभी देखिए कैसे पूछता है आपको प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे शॉर्ट अल्ट्रावायलेट रेज कहा जाता है? अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी, इनमें से कोई नहीं। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, कई कंपटीशन में पूछ सकता है। तब वहां आप समझेंगे क्या, रे हमने तो अल्ट्रावायलेट पढ़ा था और ओजोन पढ़ा था, एबीसी तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो इसीलिए मैंने ये क्लास लगाया कि आपको डीपर नॉलेज दे
अत्यधिक जानकारी दें। बेसिकली ये सिविल सर्विस के लिए है, लेकिन अन्य कंपटीशन वाले के लिए भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी अन्य कंपटीशन में भी काफी टफ क्वेश्चन पूछ देता है, जो आपके सिलेक्शन के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होता है। अगर एक नंबर से आप जानते हैं कि विद्यार्थी छटते हैं, तो अगर आप भीड़ का हिस्सा न बनना चाहें, आप सिलेक्शन चाहें, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे इस हमारे इनिशिएशन के बारे में। तो ये अल्ट्रावायलेट ए की बात में कर रहा था, तो ये अल्ट्रावायलेट ए जो है वो पूरे का पूरे पृथ्वी पे आ जाता है। ये एजिंग करता है, यानी जो त्वचा में बुढ़ापापन जो आता है उसके लिए ये जिम्मेदार है। अब आते हैं अल्ट्रावायलेट बी पे। तो अल्ट्रावायलेट बी जो है, ये है आपका अल्ट्रावायलेट बी। तो अल्ट्रावायलेट बी ज्यादातर अवशोषित कर दिया जाता है आपको ओजोन परत द्वारा। ये जो ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, इसके द्वारा अल्ट्रावायलेट पूरी तरह से अवशोषित कर लिया जाता है। अब ये अल्ट्रावायलेट जो अवशोषित होता है, तो यही आपका ओजोन से बचाता है। अल्ट्रावायलेट काफी हानिकारक होता है, ये स्किन कैंसर आपको पैदा कर सकता है, मोतियाबिंद पैदा कर सकता है, तो इसीलिए ये काफी हानिकारक होता है। उसी तरह से अगर हम देखें तब अल्ट्रावायलेट सी, तो इसका जो वेवलेंथ होता है वो मीडियम वेवलेंथ होता है, तो इसीलिए थोड़ा रुकता है और थोड़ा चला आता है। और ये जो अल्ट्रावायलेट सी है, इसमें हाई एनर्जी होता है और इसका वेवलेंथ जो होता है वो शॉर्टर वेवलेंथ होता है और एनर्जी इसमें काफी होती है। तो ये अगर पृथ्वी पे आए तो और ज्यादा नुकसान कर सकता है, इसीलिए ये पूरे का पूरे ओजोन परत द्वारा अवशोषित हो जाता है। यानी क्या आपका समझिए 100 लगभग 100% ये ओजोन परत द्वारा अवशोषित होता है। तो कभी इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा अल्ट्रावायलेट रेज है जो पूरी तरह से ओजोन परत में अवशोषित हो जाता है, ए बी सी करके आपको दे देते हैं। तो इसीलिए ये जानना आपके लिए काफी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए इस तरह के वीडियो और इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। सारे मटेरियल इंग्लिश में होते हैं, फिर उसको हिंदी में अपने तरीके से तैयार करना होता है। तो इस की सम्मान करते हुए, आप अपने टीचर का सम्मान करते हुए आप इसे अपने दोस्तों तक फैलाएं, इसको कह लोग कि सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जैसे ही 500 पूरेगा तो फिर आपको हम मैपिंग क्लास मुफ्त में देंगे। तो चलिए आगे चलते हैं हम। तो 1960 और 70 के दशक में शोधकर्ताओं ने ये पता लगाना शुरू किया इसके बारे में। आप देखेंगे कि ये पूरी रासायनिक ये है जिससे ओजोन का क्षरण हो रहा है, तो ये बाधित करते हैं। तो ये पदार्थ ऑक्सीजन परमाणुओं को अलग कर देता है। जैसे कि आपने देखा ये 3 ऑक्सीजन था, तो इसमें से एक को लेके भाग जाता है, तो अब ये 2 बच गए, इसका मतलब ओजोन वहां से खत्म हो गया। तो समय के साथ ये प्रतिक्रियाएं ओजोन परत को और अस्थिर बना रही है, तो बना सकती है। ये भी 60-70 के दशक में कहा गया और फाइनली 80 के दशक में ये सामने आ गया। तो 1985 में ये खतरा जो ज्ञात हुआ, वो पहला वैज्ञानिक था जिसने इसके बारे में बताया, वो था जोसेफ सी फरमैन। ये भी याद रखिए, जोसेफ सी फरमैन। और उनके सहयोगियों ने पाया कि अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडलीय ओजोन 40% कम हो गया, यानी 40% वो कम हो गया, अर्थात अंटार्कटिका के ऊपर एक घोर बन गया है ओजोन का, जो काफी खतरनाक हो सकता है। और उसके बाद फिर जो सारी दुनिया थी वो हरकत में आई, और फाइनली जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अब देखते हैं ओजोन छिद्र किस कारण हुआ, इसके काउज क्या है। चलो हमने देखा, स्टडी किया कि यहाँ ओजोन छिद्र हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है। तो उसके कारण जो थे वो सीएफसी के वैज्ञानिकों ने समस्या का मुख्य स्रोत के रूप में ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन को इंगित किया। कि कौन कौन से उत्सर्जित करने वाले पदार्थ है, इसमें मुख्यतः था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के लिए हानिकारक गैसों में से एक महत्वपूर्ण गैस था जिसमें विनियमन किया गया। तो सीएफसी में क्या होता है, फ्लोरो मतलब क्लोरीन होता है। ये यौगिक बेसिकली कहाँ यूज होता है, तो आप स्विमिंग पूल में बैक्टीरिया मारने के लिए ये बहुत अच्छा है, इसका यूज किया जाता था। उसी तरह इसके गैसीय रूप जो है ओजोन परत के लिए हानिकारक था। सीएफसी ऊपर जाता था और फिर ये 3 ओजोन जो थे यहाँ, 3 ऑक्सीजन, उसमें से एक को लेके भाग जाता था यहाँ से, ये बच जाता था। तो इस तरह इन्होंने ओजोन परत को तोड़ने का काम किया। और ये सीएफसी आपको इसमें था
रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन इत्यादि में यूज होता था और ये दशकों से व्यापक रूप से यूज हुआ। तो बाद में इसका असर पता चला कि ओजोन क्षरण हो रहा है। तो ये सारी चीजें थी। अब हम देखेंगे आगे। तो आगे जो है ओजोन छिद्र की समस्या क्यों थी। चलो हमने कारण समझ लिया, ओजोन छिद्र समझ लिया, तो ये आखिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्यों है इसके बारे में भी जान ले हम लोग। तो ओजोन परत का पतला होना सबसे ज्यादा जो है सो ह्यूमन हेल्थ इंपैक्ट, जो मानव स्वास्थ्य जोखिम है, क्योंकि सूर्य से अगर अधिक अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें परत से सतह तक पहुंचेंगी तो ये आपको बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं करेंगी। और जैसा कि मैंने बताया था, जो बेसिकली ये सारी चीजें जो थी वो क्या थी, यूवीबी यानी अल्ट्रावायलेट बी विकिरण को विशेष रूप जो चिंताजनक है, त्वचा कैंसर, जो मैंने बताया स्किन कैंसर, मोतियाबिंद इत्यादि का प्रमुख कारण हो सकता है। इस प्रकार इससे बचने के लिए सारी दुनिया इसके रोकने के लिए आमादा हुई, एक साथ आई। और फाइनली हम देखते हैं यूवीबी विकिरण जो है वो क्या करता था, सिर्फ आपको लेट पे कैंसर और मोतियाबिंद ही नहीं बल्कि जो जलीय जीव है, जो जलीय जंतु है, हमारे पर्यावरण पे भी, समुद्री जीवन पे भी इसका बुरा नुकसान पहुंचता था। जो समुद्री जीवन है, चाहे वो पौधा हो या जानवर हो, उस पर भी ये नुकसान पहुंचाया। इसके साथ ही जो हमारा फूड सिस्टम अगर हम देखें, जैसे कि हम क्या करते हैं, गेहूं, चावल, सोयाबीन, इसके उत्पादकता को भी कम, चूंकि अल्ट्रावायलेट से जो पॉलिनेटिंग जो बीज होते हैं, जो हमारे खेतों में पॉलिनेशन करते हैं, जिससे हमारा फसल होता है, उसकी भी तादाद कम थी, जिससे हमारे फसल की उत्पादन कम। तो कई कारणों से ये जो था ओजोन छिद्र की समस्या था, मानव के लिए बहुत बड़ा समस्या। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं और आगे देखते हैं कि आखिर इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया गया। तो देखेंगे कि ओजोन परत को ठीक करने में क्या मदद, क्या लोग आए, क्या लोग इसमें शामिल हुए और किस तरह से इसका हल और समाधान किया गया। तो ओजोन छिद्र को ठीक करना यह सुनिश्चित करने का विषय है कि कोई भी ओजोन क्षय करने वाला गैस समताप मंडल तक न पहुंचे। जैसे कि आपने देखा कि जो हमारा समताप मंडल है, यहाँ ओजोन लेयर है, तो ये हमारा धरती है, अर्थ है। तो कोई भी जो गैस इमिट हो, चाहे वो सीएफसी हो या अन्य कोई भी गैस हो, जो इस ओजोन O3 को क्षरण करता हो, वो यहाँ तक पहुंचे ही। तो उसके लिए स्ट्रिक्ट कानून बनाया जाए, स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल बनाया जाए, जिससे, या फिर जो हम फ्रिज या रेफ्रिजरेटर या एसी वगैरह यूज करते हैं उसमें सीएफसी का यूज न किया जाए, उसका कोई अल्टरनेट यूज किया जाए। तो ये सारी चीजों पे बहसें हुई और फाइनली 1987 में संयुक्त राष्ट्र ने वातावरण में इन गैसों को फैलने के लिए रेगुलेट किया, विनियमित करने के लिए क्या किया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की स्थापना की। तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल, इन्वायरमेंटल ट्रीटी, इन्वायरमेंटल कन्वेंशन, ये सारी चीजें होती है। अगर इसमें क्या अंतर पाया जाता है और विस्तृत जानना हो तो आप हमारे इन्वायरमेंट क्लास पे आ सकते हैं, जूम क्लास में शामिल हो सकते हैं। हम इन्वायरमेंट क्लास भी आप लोगों को जल्दी शुरू करेंगे, लेकिन उसके साथ आप लोगों को हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जो हमारा नंबर यूट्यूब पे भी दिया हुआ है, आप हमारे ब्लॉग पे भी दे सकते हैं। तो उसके साथ हम आपका ये इन्वायरमेंट क्लियरिफिकेशन क्लास में सारी चीजें बताएंगे। तो प्रोटोकॉल, कन्वेंशन में क्या अंतर होता है, कन्वेंशन कैसे प्रोटोकॉल बनता है, रेटिफिकेशन क्या होता है, इस सारी चीजों पे हम लोग। तो चलिए अभी आगे हम चलते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 197 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और यह यूनिवर्सल अर्थात सार्वभौमिक अनुसमर्थन यानी रेटिफिकेशन, यानी यूनिवर्सल रेटिफिकेशन प्राप्त करने वाला यह एकमात्र संयुक्त राष्ट्र संघ है। ये हमेशा ध्यान रखना और ये काफी महत्वपूर्ण है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और अक्सर ज्यादातर विद्यार्थी गलती करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि यूनिवर्सल अर्थात सार्वभौमिक अनुसमर्थन प्राप्त करने वाला एकमात्र संधि कौन सा, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपका जवाब होगा उसमें मॉन्ट्रियल। उसी तरह से आगे चलते हैं हम लोग।
संधि को मनुष्य द्वारा उत्पन्न एक पर्यावरणीय चुनौती से निपटने के लिए सबसे सफल प्रोटोकॉल में से एक है। यानी ये जो हमारी संधि थी, इस सबसे ज्यादा सक्सेस हुआ और इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया गया और जिससे हमारा ओजोन परत की समस्या समाप्त हो गई। अब हम आगे देखेंगे तो यूपीएससी के लिए प्रश्न। तो ये सारी चीजें जो थी वो आपने देखा कि किस तरह से ओजोन परत हमने देखा, उसमें क्या क्या समस्याएं आई, सारी चीजें। इसके बारे में अगर और आपको कोई चीज जानना हो और कोई चीज नॉलेज लेना हो तो आप हमसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था, ये पहले इंग्लिश में आया हुआ है हमारा वीडियो, अगर इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो अभी मौजूद है हमारे यूट्यूब पे। और आगे जो भी इंग्लिश वाले वीडियो हैं वो सारे के सारे अब हिंदी में आ रहे हैं, इसीलिए जितने भी हिंदी के विद्यार्थी हैं वो निराश ना हो। आपको वही क्वालिटी, वही मटेरियल आपको हिंदी में मिलने जा रहा है। इसके लिए सिर्फ एक शर्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बनाए, देखने के बाद इसे अपने पास में रखा करके और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप हो कहीं भी उसको फैलाएं। ठीक है, तो चलिए यूपीएससी के लिए प्रश्न। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1987 में संयुक्त राष्ट्र ने ओजोन परत क्षयकारी गैसों को विनियमित करने के लिए यानी रेगुलेट करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की स्थापना की। दूसरा कथन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को संयुक्त राष्ट्र के 60% सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया था। यानी 60% जो सदस्य थे उन्होंने इसको रेटिफाइड कर दिया, तो ये रेटिफाइड किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट, तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक ए में, बी में केवल 2, सी एक और तो दोनों, डी नहीं एक नहीं दो। तो चलिए आप इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसका उत्तर जानने के लिए हमारे अगले वीडियो में इसका उत्तर होगा। और काफी जैसे कि मैंने बताया कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ अगले वीडियो में उत्तर देता हूं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, अपने दोस्तों को भी बताएं और जल्दी से जल्दी 500 से ज्यादा सब्सक्राइबर आप बनाएं ताकि मैं आपका मैपिंग क्लास शुरू करूं। ताकि आप जानते हैं कि आपका अक्टूबर में आपके एग्जाम है 2021 के लिए। तो जो विद्यार्थी गंभीर रूप से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो वो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो खास करके इस वर्ष 2021 में एग्जाम देना चाहते हैं तो वो जरूर करें। और इससे कम से कम आपको 8 से 10 क्वेश्चन डेफिनेटली इससे रिलेटेड आपको मिलेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और हमारा अगला सेक्शन जो है वो पिछले प्रश्न का उत्तर। तो पिछले प्रश्न का उत्तर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोल्ड स्टोरेज में हाइड्रोफोबिसिटी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? नहीं, कोल्ड स्टोरेज में नहीं होता है। मैंने बताया था आपको जल प्रदूषण में, पनडुब्बी में और पानी जहाज में किया जाता है। उसी तरह एरोप्लेन के विंड सीट में जो विंडो होता है उसमें किया जाता है ओवर क्रस्टिंग या आइसिंग से बचने के लिए कि जब ऊपर जाता है तो आइसिंग ना हो, उससे बचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज में नहीं किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हो गया। दूसरा देखें तो दूसरा है, कमल के पत्ते हाइड्रोफोबिसिटी गुण प्रदर्शित करते हैं? बिल्कुल से। जब आप देखते हैं कि एक पत्ता है इस तरह से और इस पे आप जल की बूंद डालते हैं तो इसमें फैलता नहीं है, गोल गोल बन जाते हैं। इस तरह के पत्ते आपके पास होंगे या आपके गांव देहात में भी मिल जाते होंगे। तो इस प्रकार की जो गुण होती है उसी को हाइड्रोफोबिसिटी कहा जाता है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो एक ये गलत है, 2 सही है, 1 और 2 दोनों गलत है और न तो 1 न तो 2। तो आपका ये आपका हो गया गलत, ये सही हो गया, ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो आंसर इसका हो गया बी। तो आंसर हो गया। तो चलिए ये था हमारा आज ओजोन छिद्र एवं उसके सफल समाधान। हमने देखा कि किस तरह से ओजोन छिद्र बना,
किस तरह से इसके 60-70 के दशक में इसके बारे में पता लगा और 80 के दशक में ओजोन होल किसने पता लगाया, उसके बारे में भी हमने जाना अल्ट्रा वायलेट रेज जो होते हैं उनकी कितनी किस्में होती है, उनकी 3 किस्में होती है, वो 3 कौन कौन सी किस्में हैं, कौन से किस्म में कितने वेवलेंथ होते हैं, ये सारा चीज हमने इस वीडियो में आपको विस्तार से बताया। तो इस प्रकार के और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे जो भी विद्यार्थी जो भी हमारे छात्र हैं जो इस वर्ष परीक्षा दे रहे हैं सिविल सर्विस का, वो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये 45 वीडियो का एक आपका सेट होगा और जिसमें लगभग आपका इससे 8 से 10 क्वेश्चन तौर पे होगा और इसमें मैं सिंपली तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है और ये मुख्यतः जो अंग्रेजी में हमारा मटेरियल है उसी का हिंदी वर्जन आपके पास है। तो इस प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, अपने दोस्तों में भी इसको। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।